एक्सप्रेसवे पिछली सरकारों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक उदाहरण में दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार की बेईमानी हावी थी। हम लोग जब आए, हमें बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मार्च में हमने शपथ ली, मई में मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, तो मैं तो प्रोग्रेस के लिए देख रहा था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रगति कितनी है। तो मुझे बताया गया कि साहब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों? सीएम ने तो, मैंने सुना है 2016 में इसका शिलान्यास कर लिया है। उन्होंने कहा साहब शिलान्यास हुआ है लेकिन लैंड ही नहीं है। अब अनुमान करिए, आप एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं लेकिन लैंड नहीं है। तो मैंने उसका पूरा फिर से वो मांगा, मैंने कहा मुझे पूरा डिटेल में बताया जाए क्या है इसमें, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा हुआ था कि 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 प्रस्तावित हैं, नहीं 7 बन रहे हैं, 6 प्रस्तावित हैं, 7 और 6 13। मैंने तभी सोचा ये जो 4 17 वाले थे तो वो लगता है सपनों में बना रहे थे वो। अगर प्रतिष्ठित अखबार में 17 एक्सप्रेसवे की बात कही जाए और होर्डिंग आपको लगानी पड़ जाए 7 और 6 की, हमारे मुख्यमंत्री जी समझते नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या है। वो एक्सप्रेसवे को समझते नहीं कि एक्सप्रेसवे क्या है। वो 4 लेन सड़क को भी एक्सप्रेसवे समझते हैं। कोई सड़क बन जाए उसको एक्सप्रेसवे मान लेते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहा था, आगरा से लखनऊ वाला, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके तहत एक्सप्रेसवे बनने चाहिए, उस समय एक्सप्रेसवे नहीं आया था। तो उन्होंने कहा अरे शिलान्यास देखते रहेंगे, बाद में बनता रहेगा, पहले शिलान्यास कर लेते हैं। और मैंने कहा ये मैंने सुना है कि इसमें ठेके भी आवंटित कर दिए गए। कहा हाँ सब वो सब हो चुका है। अनुमान करिए कितना बड़ा मजाक होता था। मैंने कहा कितने में बांटे हैं? कहा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15,200 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा भी इसको फिर से कैंसिल करके अब अलाइनमेंट तय करो। इसमें अलाइनमेंट तय किया गया और उसके बाद फिर से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 1 साल का समय लगा था। हमने टेंडर करवाए, वही पार्टियां आ गई और उन्होंने ठीक 15,200 करोड़ रुपए में ही फिर से टेंडर हुआ। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा 16 का टेंडर 18 में भी 15,200 करोड़ रुपए का ही कैसे हो रहा है? कुछ कम ज्यादा तो होता। 2 साल के बाद कुछ दाम भी बढ़े होंगे। तो मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने फिर कहा कि भाई ये काम करो, अब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ और एक साथ देखो इसमें कैसे कुछ तो खेल हुआ था। और जब हम लोगों ने एक साथ मंगवाया तो आप आश्चर्य करेंगे कि वही एक्सप्रेसवे हमारा बना है 11,800 करोड़ रुपए में। जिसपे 15,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वही 11,800 करोड़ रुपए में बना है। यानी ये लूट थी। ये जो लोग इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड में होटल बनाते हैं, अपना वहां अय्याशी करते हैं, ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता का पैसा था। और बाद में शराफत का चेहरा लेकर के आपके बीच में आकर के मीठी मीठी बातें करके निकलते हैं। मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेसवे क्या चीज है। और मुझे उम्मीद है आपके सवाल पूछने के बाद और मेरे जवाब के बाद उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने उनके कान भरे होंगे। उन अधिकारियों को बुलाएं कान भरे। और मैं ये कह के जा रहा हूं आपसे, जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है
कि मीडियन जो एक्सप्रेसवे का होगा वो 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होगा। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने डिजाइन किया था उस समय सरकार में जो डिजाइन हुआ था वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी बेहतर डिजाइन हुआ था, जिसका मीडियन 12 मीटर था। मीडियन का मतलब डिवाइडर, जो दो सड़कों के बीच की जो दूरी थी वो 12 मीटर थी, और सर्विस लेन थी, मंडियां थी, वे साइड एमिनिटीज थी। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही थी। आप ये बताइए, जो मीडियन था 12 मीटर का, अब कितना है मीडियन उसमें बताइए आप। दूसरा, सर्विस लेन बननी थी, मंडी की जगह लेनी थी। अगर एक भी मंडी बनी हो तो बता दीजिए आप। और मैंने पहले ही जिक्र किया, जो शौचालय बनाए वो ऐसे बनाए जिसमें कोई जा ही नहीं सकता है। तो मानक के साथ खिलवाड़ की, और केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से कितना कंप्रोमाइज किया। ये जो सरकार के समय जब डिजाइन हुआ था तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई थी, जिनको वो जिन मानकों पे हुआ था। मैं आपसे कहूंगा कि इंडियन रोड कांग्रेस एक हाथ में रख लेना, समाजवादी सरकार में जो स्पेसिफिकेशन थे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, उनको हाथ में रख लेना। और उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है और उन्होंने फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है, वो जब आप ध्यान दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी सरकार ने सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस की डिजाइन से, उसके मानक से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डिजाइन किया था। वो तो भूल जाइए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। एक गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, 2022 में उसके शुरुआत हो जानी चाहिए थी। 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की बन रही है, और 2025 आ गया, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। इससे बड़ा गोरख धंधा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गोरख धंधा क्या हो सकता है कि 90 किलोमीटर की सड़क 7,000 करोड़ की, और आपने जो खिलवाड़ की है मानकों के साथ, अंतोगत्ता जब भी जांच होगी। और मैं तो कहूंगा कि दिल्ली की सरकार इस बात की जांच करे कि किन लोगों ने इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के साथ खिलवाड़ की है। जिन लोगों ने भी इंडियन रोड कांग्रेस के खिलवाड़ की है, सड़क की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोकसभा में मैं सवाल उठाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देता है, वहां पे वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है? जो बाबर एक आक्रांता के रूप में प्रत्येक भारतवासी मानता है, महाराज को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना, जो जिन्ना देश तोड़क है उस जिन्ना की तुलना में उस जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग लगातार इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का कार्य करेंगे, लगातार करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करेंगे जो आपस में ही सौहार्द को कम कर सके। लेकिन हमें एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें राष्ट्र नायकों को सम्मान देना पड़ेगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लोगों को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण का एक संकल्प यह भी है कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है,
बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। क्या सम्राट अकबर भी पदयात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के भजन सुनने गए थे? तो कहो बीजेपी इसका तमाशा बना दे। कहीं इतिहास में तो कहीं है ही नहीं है। ये देखिए मुगल वाले लोग हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, वर्ल्ड का और यूरोप के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को मैंने हायर किया और हायर कर करके एक मुगल म्यूजियम बनाने की कोशिश की। मैंने मुगल म्यूजियम बनाया मैंने आगरा में। और मुगल म्यूजियम इसलिए बनाया कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो फूड है, और ये इसकी नॉलेज हो लोगों को कि किस तरीके से हम मिली जुली संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति या सदियों से हम मिलजुल करके कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर और मुगल की वजह से ताज देखने आते हैं लोग, तो इसलिए मुगल म्यूजियम बनाया। मुख्यमंत्री जी गए, बोला नहीं मुगल म्यूजियम नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कर दो। तो हमने कहा कि उनकी मां की भी प्रतिमा यहां लग जाएगी। आप नाम बदल रहे हो, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हो, लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट से जो मुगल म्यूजियम बन रहा था, आज भी आपने बजट नहीं दिया। 8 या 9 साल हो गए, बंद पड़ गया उसको। आपकी छवि क्या बनेगी दुनिया में? क्योंकि मुगल म्यूजियम नाम था इसलिए उसको नहीं बना रहे थे। अब जैसे होटल ताज है, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करें कि पूरे देश में जितने भी ताज होटल हैं इसका नाम बदल देना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो समाजवादी लोग वहां पर जाकर के पत्र लिखेंगे कि टाटा जो सबसे बड़ा देश का उद्योगपति है वो ताज का नाम इस्तेमाल नहीं करे, इसको हटाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल ठीक बात की अखिलेश जी आपने, और आपने एक बहुत अच्छी बात तो ये की कि मुझे इतिहास से जो चीजें खाई पैदा करती हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये बीजेपी के लोग जो झगड़ा कर रहे हो, खासकर हमारे यूपी वाले, इनसे कहना, ये जो गमछा मैं पहन के आया, हालांकि मैं लाल पहनता हूं, आपने सवाल ही नहीं पूछा रंग क्यों बदल आया। मैं इसलिए पहन के आया कि अभी मैं पुरी गया था जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, वहां जगन्नाथ धाम पे होकर के आया मैं जी। मुझे जानकारी मिली है योगी जी गए नहीं अभी तक। आप बताइए, आप तो वहां का गमछा है? नहीं, वो गए नहीं अभी तक। गमछा तो इसलिए पहन के आया कि आपको याद दिला दूं आपके माध्यम से उन्हें। ठीक है, आपने याद दिलाया। वो गए नहीं है तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि वो हिंदू नहीं है? क्या ये मैं नहीं कह सकता? अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कह देता वो हिंदू ही नहीं है, वो खराब हिंदू है। क्योंकि अगर सच्चा हिंदू है तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के, उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते, उन जैसे बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे? आप अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? क्योंकि आप ये बताइए, नया शब्द आ गया जीरो पॉवर्टी। ये क्या है जीरो पॉवर्टी? कभी अंग्रेज या दूसरे मुल्क के देश के लोग इस्तेमाल करते हैं जीरो पॉवर्टी, बोले जीरो पॉवर्टी होगी उत्तर प्रदेश में। जीरो को हम लोग अंडा भी कहते हैं, तो जीरो पॉवर्टी हो गई क्या? 8 साल बाद जीरो पॉवर्टी। और फिर आप कहते हैं हम ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। आप किसी के साथ भी अन्याय कर दे रहे हो, आप किसी पे भी झूठे मुकदमे लगा दे रहे हो, आप किसी को भी जेल भेज दे रहे हो, आप किसी की भी इनकाउंटर कर दे रहे हो, हत्या कर दे रहे हो। बस्ती में एक उपाध्याय नौजवान बच्चा इसलिए मार दिया पुलिस ने पीट पीट करके क्योंकि उसे 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पुलिस वाले 5,000 रुपए मांग रहे थे, उसमें 5,000 रुपए नहीं थे। इसी तरह मुझे याद है मुस्लिम एक लड़का, टिकटॉक उस समय चलता था, टिकटॉक चलता था, जौनपुर का मुस्लिम बेटा क्योंकि टिकटॉक बना लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसे मांग रहे थे, उसकी भी जान चली गई। अभी आजमगढ़ में एक दलित, उससे पैसा मांगा जा रहा था, वसूला जा रहा था, पुलिस ने इतना पीटा, क्या दिखाया
कि नाड़े से इसने फांसी लगा दी। ये है पुलिस का विभाग। ठीक है, आपके पास बहुत उदाहरण है अखिलेश जी, लेकिन मैं अगले बयान पे आता हूं। रामजी लाल सुमन, आपने कहा कि इतिहास को याद करके खाई नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो इतिहास के राष्ट्र नायकों को अगर गद्दार कहेंगे तो देश में हलचल होती है, विरोध होता है। वो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। कई बार मैंने लोकसभा में देखा है, और कोई पहली बार नहीं लोकसभा, अगर आप लोकसभा का पूरा इतिहास उठा करके देखें, कई बार किसी भाव में कोई बात कह दी जाती है और गलत जब होता है तो स्पीकर कहता है इस शब्द को निकाल दिया जाए रिकॉर्ड से, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया है, रिकॉर्ड से चीज नहीं निकाली जा सकती है। तो ये सरकार को तय करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती है? सरकार हर चीज पे पाबंदी लगा सकती है। तो अगर कोई वर्ड, अगर पार्लियामेंट के स्पीकर ने या राज्यसभा के चेयरमैन ने हटा दिया है शब्द, तो वो शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। विलोपित तो हुआ नहीं है अखिलेश जी। नहीं, और ना अगर- रामजी लाल सुमन जी ने उस पर माफी मांगी या कुछ कहा नहीं, कि मैंने उन्होंने गलत बोला। जब- उन्होंने भी गलत, वो तो कह रहे हैं मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या? जब सत्ता में आते हैं तो परिवार का कब्जा जमा करके केवल परिवार की बात करते हैं। ये वही लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे अनंत एग्जाम्पल हैं आपके पास सामने। जहां जाएंगे वहां पे एक नया घोटाला मिलता था। ऐसा नहीं है। परिवार से बनना न बनना, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, और बिना काबिलियत के कोई अध्यक्ष नहीं बन करके रह सकता है। और समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले जाते हैं। बीजेपी वाले दूसरों की तो चिंता कर रहे हैं, अपने परिवारवाद की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुद ही अपने परिवार है एक उनका, वो अपने आप को तो सबसे बड़ा परिवार कहते हैं। उससे खतरनाक परिवार कौन हो सकता है? और फिर जो परिवारवादी बातें कर रहे हैं, कहां परिवारवाद नहीं है? जो यहां के मुख्यमंत्री जी हैं, हमसे पहले चुने गए हैं। वो क्यों चुने गए हैं? उनका रिश्ता मठ से क्या था? अगर उनकी रिश्तेदारी नहीं होती मठ से, तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता। बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद। कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग नहीं है क्या राजनीति में? हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह जी का, उनके परिवार के लोग भी हैं। मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, किस प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद तो भरा पड़ा है दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फिर परिवारवाद केवल यहीं क्यों देख रहे हो आप? हर फील्ड में क्यों नहीं देखते हो? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील, जज का परिवार का जज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।